दोस्तों नमस्कार। इस समय वक्फ को लेकर पूरे देश में चर्चा है और बहुत सारी जगह पे हंगामा भी है। मुद्दा इस बात का है कि वक्फ प्रॉपर्टी के लिए जो कानून बना है उसमें मनमानी करने की इजाज़त क्यों नहीं है। सवाल अब इस बात का है कि वक्फ प्रॉपर्टीज आफ्टर ऑल क्यों दी जाती हैं और किस कानून के तहत दी जाती हैं। ये एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, इसलिए दोस्तों ये हमें जानना ज़रूरी है कि इस्लाम में वक्फ देने का अधिकार किसको है, कैसे दिया जा सकता है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर वक्फ प्रॉपर्टीज़ उन बातों का ध्यान नहीं रखती हैं तो वो गैर कानूनी ही मानी जाती हैं, इवन इस्लामिक कानून के हिसाब से। तो जो लोग वक्फ कानून के खिलाफ बात कर रहे हैं, क्या वो इस बात को मानेंगे कि जो वक्फ कानून के तहत प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस्लाम की प्रिंसिपल्स को मानती हैं, फॉलो करती हैं? क्या ये इस बात को मानने को तैयार हैं या नहीं? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों। मैंने आपके लिए कुछ करीब 10 एक स्लाइड्स बनाई हैं। इस्लामिक कानून में वक्फ प्रॉपर्टी किसको कहा जाएगा, और सबसे मज़े की बात, जिसकी प्रॉपर्टी है क्या वो पूरी की पूरी वक्फ कर सकता है, क्या उसकी पूरी प्रॉपर्टी पे मालिकाना हक होता है या नहीं, ये भी इस्लामिक कानून में बताया गया है। तो आज हम इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे चर्चा करेंगे और मेरा निवेदन रहेगा जो भी इस्लामिक स्कॉलर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो इसमें कुछ वैल्यू एडिशन कर सके, अपनी तरफ से कुछ और तथ्य सामने ला सकें, तो समाज के लिए, कोर्ट के लिए और पूरे देश में इस मुद्दे को सही ढंग से समझने में सहूलियत होगी, सुविधा होगी। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बार निवेदन कि इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब भी करें। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आती है, अगर आप टाइटल देखें तो मैंने टाइटल में लिखा है कि इस्लाम के अनुसार कितनी वक्फ संपत्तियां अवैध हैं। आपको लगेगा कि ये जो वक्फ कर दिया गया इसलिए ये तो टेक्निकली सारी इस्लामिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि इस्लाम में भी समाज के कुछ अधिकार हैं जिसको समझना होगा और यही चर्चा का विषय है। सबसे पहले इस्लाम में हम शरिया लॉ की बात करते हैं। बेसिक रूल इन शरिया। अब शरिया का कानून क्या बोलता है? ओनली द लीगल ओनर, मतलब वाकिफ जिसकी प्रॉपर्टी है, of a property or someone explicitly authorized by the owner, मतलब जो मालिक है या मालिक ने एक्सप्लिसिटली, जिसे कहते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी, वो दे दी हो कि आप मेरे बिहाफ पे जाके इस प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकते हैं, हैज़ द राइट टू डेडिकेट दैट प्रॉपर्टी एज वक्फ। सिर्फ उन्हीं दो लोगों का अधिकार है, या तो जिसकी प्रॉपर्टी है या जिसने उसको ऑथराइज किया है, ओनर ने, वो ही वक्फ कर सकता है। अब मुझे बताइए दोस्तों, जो सरकारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो गांव की प्रॉपर्टीज़ हैं, इनका ओनर कौन है? सरकार। क्या सरकार ने वक्फ करने का ऑथराइजेशन दिया था या सरकार ने वक्फ की थी? अब सवाल यहाँ ये खड़ा हो जाता है। इसीलिए नाउ ऑल गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज, विलेज प्रॉपर्टीज, पब्लिक प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ अदर रिलीजन, archaeological sites etc. can be declared unauthorized under the Islamic law। इसका मतलब ये है कि जो भी प्रॉपर्टी अगर किसी ऑथराइज पर्सन ने वक्फ नहीं करी है उसको वक्फ नहीं माना जाएगा एज पर इस्लामिक लॉ। सुप्रीम कोर्ट को इस फंडामेंटल इशू को समझ के ही आगे कोई निर्णय लेना चाहिए। नहीं तो इस देश में जो बार बार कहा जाता है लैंड जिहाद को लेकर कि साहब जो ज़मीन दिखी उस पर कब्जा कर लिया, इवन इस्लामिक लॉ, शरिया लॉ के हिसाब से ये गैर कानूनी है। क्या मुस्लिम स्कॉलर्स और जो लोग वक्फ के खिलाफ हंगामा किए जा रहे हैं अमेंडमेंट्स के खिलाफ, क्या वो इस बात को मानेंगे कि ये शरिया की डेफिनेशन सही है या गलत है? पहला मुद्दा आप अपने दोस्तों से पूछिएगा, इसीलिए कह रहा हूँ इस वीडियो को आप सर्कुलेट करिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, शरिया इनहेरिटेंस लॉज। अब मुस्लिम समाज में भी परिवार है, उनके भी बच्चे हैं, उनका भी परवरिश करना उस समाज की जिम्मेवारी है।
इसीलिए वहां पे भी इनहेरिटेंस लॉ बनाया गया है। अब वो क्या बोलता है इसको भी समझना जरूरी है। दीज आर मैंडेटरी लॉज, ये चॉइस नहीं है कि हम नहीं मानेंगे, शरिया में बहुत क्लियर कहा गया है ये मैंडेटरी है। दैट गवर्न हाउ ए डिसीज्ड मुस्लिम्स एस्टेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देयर हायर, द की फीचर्स इंक्लूड। अब इसको समझिएगा कि अगर मैं मुस्लिम हूं, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी कैसे बांटी जाएगी, और उसमें से अगर कोई वक्फ करना चाहता है तो वो कैसे होगा, दोनों बातें इस जो हेरिटेंस लॉ है, इनहेरिटेंस लॉ, इसके अंदर बताई गई हैं। इसीलिए इस पूरे प्रेजेंटेशन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। फिक्स्ड शेयर फॉर हायर्स एज डिस्क्राइब्ड इन कुरान, स्पेशली इन सूरा अल निसा। कुरान में साफ साफ बताया गया है कि आपकी अगर मतलब प्रॉपर्टी ओनर की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो परिवार के बाकी लोग हैं किसको कितनी प्रॉपर्टी मिलेगी, ये कानून में मतलब शरिया कानून में वेल डिफाइंड है, ये बहुत क्लियर है। कैन नॉट बी ओवररिडन बाय पर्सनल प्रेफरेंस और विल एक्सेप्ट अप टू द 1/3 ऑफ एस्टेट। आप मालिक हैं लेकिन 1/3 से ज़्यादा प्रॉपर्टी आप वक्फ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परिवार के जो बाकी लोग हैं उनका भी इनहेरिटेंस राइट है उसके अंदर। अब सवाल इस बात का है कि जो ये बोलते हैं लोग कि साहब जिसकी प्रॉपर्टी वो चाहे तो अपनी पूरी प्रॉपर्टी दान दे दे, नहीं हो सकता। इस्लामिक कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता है। आपका अधिकार 1/3 है, आप अपना जो अधिकार है उतना ही वक्फ कर सकते हो। परिवार के बाकी लोगों की जो प्रॉपर्टी का हिस्सा है आप उसको वक्फ नहीं कर सकते। ये इस्लामिक कानून में साफ साफ लिखा हुआ है। इसीलिए अब जो लोग बोलते हैं कि किसी ने अपने घर को, ज़मीन को, खेत को दे दिया वक्फ को, क्या उसने परिवार से पूछा? क्या पूरी ज़मीन उसकी थी? परिवार की ज़मीन थी, वो उसमें से सिर्फ 1/3 दे सकता था, पूरे देने का अधिकार उसको नहीं है। वो गैर इस्लामिक काम करके गया है, उसको वक्फ नहीं माना जाएगा। डिजाइन टू एंश्योर फेयर, प्री डिवाइडेड एंड ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ये बहुत अच्छा बात इस्लामिक कानून में ये है कि बाद में झगड़े ना हो कि किसकी है किसकी नहीं है। इसीलिए इवन उन्होंने अपने कुरान में ही डिफाइन कर दिया है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया है, स्पेशली इन सूरा अल निसा में, कि किसको कितनी प्रॉपर्टी मिलेगी। द रिलेशनशिप बिटवीन वक्फ एंड इनहेरिटेंस राइट इज रियली इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन इस्लामिक लॉ, बिकॉज बोथ डील विद प्रॉपर्टी बट सर्व डिफरेंट लीगल एंड स्पिरिचुअल पर्पस। दोनों कानून अलग हैं, वक्फ और इनहेरिटेंस, बट इंटर रिलेटेड है क्योंकि दोनों प्रॉपर्टी से ही संबंधित हैं। इसलिए इसको समझना जरूरी है और दोनों ही मैंडेटरी हैं। The rules are primarily derived from Quran, especially in Surah Al-Nisa, chapter 4, verses 11 and 12 and 176. जिसको डिटेल में जाना हो नेट पे जाएं, डिटेल में पढ़ें, और सुप्रीम कोर्ट को भी इस रेफरेंस को देखना चाहिए। हदीथ सेइंग ऑफ प्रोफेट मोहम्मद रिलेटेड टू इनहेरिटेंस, मोहम्मद साहब ने भी जो इनहेरिटेंस के लिए कहा है वो भी लिखा हुआ है। एंड इजमा कंसेंसस ऑफ इस्लामिक स्कॉलर्स, उन्होंने भी जो एक कंसेंसस बनाया है, सिर्फ मुसलमान हिंदुस्तान में तो नहीं, बाकी भी इस्लामिक देश हैं, वहाँ वो कैसे काम करते हैं, उसका भी मैंने कुछ एग्जाम्पल कोट किए हैं, आप वो भी देखेंगे एक स्लाइड में कि बाकी जगह कैसे हो रहा है। अब जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो क्या बोलते हैं। फिक्स्ड शेयर फरेद, सर्टेन हायर्स, जिसको कहा जाता है कुरानिक हायर, हैव स्पेसिफाइड शेयर इन द एस्टेट। आपकी जो भी प्रॉपर्टी है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है किसका कितना हक है। आप ये नहीं कह सकते कि परिवार का मैं मुखिया हूं, सारी प्रॉपर्टी मेरी है, ऐसा इस्लाम में नहीं कहा गया है, इस बात को समझना होगा। रिमेनिंग शेयर्स आफ्टर फिक्स शेयर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, द रिमाइंडर में गो टू रेजिडुअल हायर। अगर आपके पास जितने शेयर हैं वो आपको डिवाइड हो गए, बचा हुआ जो हिस्सा अगर है प्रॉपर्टी का वो बाकी लोगों को जाएगा। No inheritance for murderers. A person who unlawfully kills the deceased is disqualified from inheritance. अब ये बहुत अच्छी बात कही है कि अगर आप प्रॉपर्टी के लिए किसी को मारते हो, आपको प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती, क्योंकि आपने खराब नीयत से काम किया।
आपने प्रॉपर्टी हथियाने के लिए किसी का मर्डर किया ताकि आपको मिल जाए, कानून ये कहता है कि आपको मिल ही नहीं सकती। ये इस्लामिक कानून है। तो कम से कम प्रॉपर्टी के लिए तो आप मर्डर ना करें। एक तो रास्ता उन्होंने बंद कर दिया क्राइम को कम करने का। No will in favor of heirs. A Muslim cannot make a will for someone who is already an heir by default. कहने का मतलब ये है कि आपको पता है कि लीगल हायर आपके बच्चे हैं, वाइफ हैं, जो भी हैं, उनको तो मिलेगी। आप उनके लिए विल बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इनहेरिटेंस राइट में पहले ही लिख दिया गया है। तो अगर आप विल नहीं भी बनाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उनको उनका हिस्सा मिलेगा। अप टू 1/3 कैन बी given. A Muslim can distribute up to 1/3 of their estate to non-heir via a will, including वक्फ। इसका मतलब ये है कि जो परिवार की वक्फ प्रॉपर्टी है, वक्फ जो प्रॉपर्टी है, उसमें से आपका हिस्सा सिर्फ 1/3 है, जिसको आप अपनी विल से डोनेट या गिफ्ट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग वक्फ कर सकते हैं। ये इस्लामिक कानून में साफ साफ लिखा हुआ है। तो अब ये कहना कि किसी ने अपनी सारी जायदाद वक्फ कर दी, ये कॉन्सेप्ट ही इल्लीगल है। इस्लाम इस बात को मानता ही नहीं है। आप 1/3 से ज़्यादा कर ही नहीं सकते। इस बात को हमें समझना होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वक्फ कैन नॉट बी यूज टू बाईपास शरिया इनहेरिटेंस लॉ। उनका ये कहना है इस्लामिक कानून में कि अगर आपने अपने परिवार से ही बदला लेना है, आप बुज़ुर्ग हैं, आप क्लोज टू डेथ हैं, डेथ बेड पे हैं, और आप चाहते हैं कि मेरे पीछे मेरे भाई, मेरे जो भी बच्चे हैं, मेरे को उनसे कोई परवाह नहीं है, मैं सबको दुखी देखना चाहता हूँ, और आपने पूरी प्रॉपर्टी वक्फ कर दी, आप नहीं कर सकते। आपको इस्लामिक कानून इजाज़त ही नहीं देता कि आप इस तरह की हरकत करें। इसका मतलब क्या है? ब्रेकडाउन, इफ वक्फ इज मेड आफ्टर डेथ वाया ए विल, इट फॉलोज द रूल ऑफ 1/3। मतलब आपकी जो प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास 100 कमरों का घर है तो 1/3 ही आप दे सकते हो, बाकी परिवार के पास रहेंगे। यू कैन ओनली डेडिकेट 1/3 ऑफ योर स्टेट टू नॉन हायर थ्रू वक्फ। आ गई बात वहीं पे, एंड और एनी अदर बिक्वेस्ट। इफ यू ट्राई टू गिव मोर देन 1/3, हायर मस्ट कंसेंट आफ्टर योर डेथ फॉर इट टू बी वैलिड। अगर आपने कहा नहीं मेरे को सारी देनी है, तो जो आपके लीगल हायर हैं, जो आपके वंशज हैं, वो पहले बैठ के तय करेंगे कि जो कहा गया है वो सही है, क्या हम उससे सहमत हैं या नहीं है। जो ओनर था वो उसका अधिकार नहीं है। इसीलिए जो ये लोग बोलते हैं कि साहब हमें नहीं पता किसने कंसेंट दिया नहीं दिया, ये सिर्फ प्रॉपर्टी को हड़पने का तरीका है। ना इस्लामिक कानून इसकी इजाज़त देता है, ना वक्फ की डेफिनेशन इजाज़त देती है। इसलिए इस बात को समझना होगा कि जिस तरह से हमारे यहाँ वक्फ कानून बनाए गए, वो सब गैर इस्लामिक आधार पे बनाए गए। उन्होंने लॉजिक को समझा ही नहीं। नॉट अलाउड विदाउट हेयर कंसेंट। आई डेडिकेट ऑल माई वेल्थ टू ए वक्फ आफ्टर माई डेथ। अगर कोई ये बोल के जाता है, दिस वायलेट्स द राइट्स ऑफ हायर एंड हैंस इलीगल अंडर इस्लामिक लॉ, तो आप ये कह ही नहीं सकते। तो ये बात तो बहुत क्लियर है। तो फिर बात ये आती है कि देन व्हाट इज वक्फ। वक्फ के लिए कहा गया मेंशन्ड बिफोर वक्फ, एज मेंशन्ड बिफोर वक्फ, वक्फ इज ए परमानेंट डेडिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग, मनी एटसेट्रा फॉर ए चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस। वंस समथिंग इज डेडिकेटेड इज वक्फ, इट नो लॉन्गर बिलोंग्स टू एन इंडिविजुअल बट टू द गॉड। लेकिन ओनली 1/3 आप दे सकते हो, पूरा नहीं। It cannot be inherited, sold or gifted. The benefit of that property like rent go to whoever the work is. It could be family members, the poor or the community. Even जो 1/3 बंदा जो छोड़ के जा रहा है वक्फ, उसमें वो ये भी लिख सकता है कि इससे जो किराया है वो वापस मेरे परिवार को दे दिया जाए, क्योंकि इनका पता नहीं ये बाकी प्रॉपर्टीज़ को मैनेज कर पाएंगे या नहीं, कम से कम दाल रोटी चलती रहे। ये बात समझने की है। अब एक चीज़ समझ में आती है दोस्तों कि जो मुस्लिम बादशाह हुए भारत में, जिन्होंने लाल किले में रहे, बाकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, आज कहा जाता है कि उनके बच्चे रिक्शे चला रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, वगैरह वगैरह, छोटा मोटा काम कर रहे हैं। तो अगर उन्होंने सारी प्रॉपर्टी वक्फ कर दी गई थी, तो उन बच्चों का ध्यान क्यों नहीं रखा गया? उनकी नेक्स्ट जनरेशन्स का ध्यान क्यों नहीं रखा गया? लीगल हायर का कॉन्सेप्ट कहाँ गया? ये अब
अपने में बहुत बड़ा सवाल है। अगर इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज़ उन्होंने वक्फ को दे दी तो वक्फ में उनकी जिम्मेदारी क्यों नहीं रखी? क्या ये वक्फ का मिसयूज़ नहीं था? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है। अब दूसरा कानून आता है, व्हाट इज इस्लामिक इनहेरिटेंस। Islamic inheritance law under Sharia gives fixed share to heirs like spouse, children, parents. These shares are defined in Quran, जो मैंने पहले भी बताया, Surah Al-Nisa, and a person can only distribute 1/3 of their estate through a will. The rest must go to the fixed heir. अब सारी प्रॉपर्टी वक्फ नहीं कर सकते, ये इस्लामिक इनहेरिटेंस लॉ है और शरिया भी यही कहता है। तो क्या जो हमारे यहाँ पे डिबेट चल रहा है वक्फ को लेकर, क्या उसका लॉजिक है? इसको समझना भी ज़रूरी होगा। हाउ डू वक्फ एंड इनहेरिटेंस इंटरैक्ट? वक्फ बिफोर डेथ नॉट पार्ट ऑफ इनहेरिटेंस। अगर आपने वक्फ कर दी प्रॉपर्टी तो अब वो इनहेरिटेंस का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो डोनेट कर चुके हो। इफ समवन क्रिएट्स ए वक्फ व्हाइल अलाइव, दैट प्रॉपर्टी इज रिमूव्ड फ्रॉम देयर ओनरशिप एंड नॉट इंक्लूडेड इन इनहेरिटेंस, तो आपका जो 1/3 हिस्सा है वो ही हटा दिया जाएगा। आप कहोगे ना मैं मेरी प्रॉपर्टी वक्फ कर रहा हूं, इसका मतलब सारी नहीं है, ओनली आपका हक है 1/3 पे। आपकी 1/3 प्रॉपर्टी वक्फ कर दी गई, बाकी परिवार डिसाइड करेगा। दिस कैन बी यूज टू एंश्योर लॉन्ग टर्म सपोर्ट फॉर सर्टेन कॉजेज ऑफ पीपल लाइक ग्रैंड चिल्ड्रन, स्कूल और ए मॉस्क। 1/3 जब वो डोनेट कर रहे हैं वक्फ में, तो ये भी बता सकते हैं किस लिए, कि मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस की पढ़ाई के लिए, उनकी रहन सहन के लिए, उनके मकान के लिए, जो भी आपको लिखना है आपने उसमें लिख दिया। एन एग्जाम्पल, मैन मेक्स ए वर्क ऑफ ए शॉप टू प्रोवाइड इनकम फॉर ऑर्फन्स, आफ्टर ही डाइज हिज हेयर्स कैन नॉट क्लेम दैट शॉप, इट इज़ वक्फ। ये बात क्लियर है कि उसने अगर अपनी दुकान दे दी है तो वो वहाँ जाएगा, लेकिन अगर वो 1/3 हिस्सा है, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, तो बात अलग है। इफ वक्फ इज मेड ड्यूरिंग लाइफ वाइल ओनर इज अलाइव एंड सेन, मतलब जिंदा है और समझदार है, मतलब मानसिक संतुलन खराब नहीं है, दिस इज फुल्ली अलाउड एंड कैन नॉट बी चैलेंज्ड इवन बाय हेयर। सिंस द प्रॉपर्टी इज गिवन अप ड्यूरिंग द पर्सन्स लाइफ टाइम, इट इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ द एस्टेट। शरिया इनहेरिटेंस law does not apply. This is a strategic view. People preserve wealth for charitable purpose, but it must be genuine and not a trick to deprive rightful heirs. इस बात को समझिए, 1/3 तक ही खेल है। अगर आपने कहा मैं सारी प्रॉपर्टी वक्फ कर रहा हूं, आप जो राइट्स हैं आपके इनहेरेंट प्रॉपर्टी के, जो लीगल हायर के राइट्स हैं, आप उनको ब्रीच नहीं करेंगे। आप अपना हिस्सा दे दीजिए जितना आपका बनता है, आपको कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, लेकिन सवाल ये है कि यू कैन नॉट डिप्राइव राइटफुल हायर्स, मतलब जो आपके वंशज हैं, जो आपके बच्चे हैं, स्पाउस हैं, रिलेटिव्स हैं, जो भी मैंने आपको पहले बताया, उनका हक आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने तो वक्फ कर दिया, तो वो ज़िंदगी कैसे जिएंगे? वो तो सड़क पे आ जाएंगे। इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता है। No waqf after death that violates heirs' rights. If someone tries to convert most of their property into waqf on their deathbed to avoid giving it to heir, it is not allowed. Again, बहुत clear. A person can be bequeathed up to 1/3 of their estate to non-heir after death. That is via will. जो वक्फ प्रॉपर्टी है आप किसी और संस्था को दे रहे हो, वो नॉन हायर है, तो 1/3 ही दे पाओगे। एनीथिंग मोर नीड्स कंसेंट फ्रॉम ऑल हायर्स। पूरे परिवार से जो भी उसमें लीगल हक रखते हैं, सबका कंसेंट ज़रूरी होगा। इसका मतलब आप वक्फ के नाम पर मिसयूज़ नहीं कर पाएंगे या किसी को डिप्राइव नहीं कर पाएंगे। इफ़ ए वुमन ट्राइज टू मेक हर होल हाउस वक्फ इन हर विल बाईपासिंग हर चिल्ड्रन, इट इज़ इनवैलिड अनलेस द चिल्ड्रन एग्री। विमेन हो या मैन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह से मैंने शॉप का एग्जाम्पल दिया, अगर बच्चे उसमें काम कर रहे हैं, उनकी रोजी रोटी उससे चल रही है, तो आप नहीं कर पाएंगे, उनसे कंसेंट लेना होगा। वक्फ एज ए टूल टू सपोर्ट स्पेसिफिक फैमिली मेंबर्स, सम पीपल यूज फैमिली वक्फ टू सपोर्ट स्पेसिफिक डिसेंडेंट्स ओवर टाइम, बट इवन देन इट कैन नॉट बी यूज टू अनफेयरली डिसइनहेरिट समवन फ्रॉम देयर राइटफुल इस्लामिक शेयर। ऐसा नहीं है कि आपके 3 बच्चे हैं तो आपने एक के नाम कर दिया और 2 को आपने बाहर कर दिया, बेदखल कर दिया।
आप ये भी नहीं कर पाएंगे। तो कॉमन कंट्रोवर्सीज क्या हो रही हैं वक्फ को लेकर? सवाल अब इस बात का है कि मिसयूज ऑफ वक्फ टू अवॉइड गिविंग डॉटर्स और वाइफ्स देयर इनहेरिटेंस, कि साहब हमने तो वक्फ कर दी, अब बच्चे और महिलाओं को या बीवी को या किसी को कैसे दें, विधवा को कैसे दें, ये सब गलत है, बहानेबाजी है। उनका हक इस्लामिक लॉ में क्लियरली डिफाइंड है, वो प्रॉपर्टी वक्फ नहीं हो सकती, ये बात बहुत क्लियर है। क्रिएटिंग वक्फ इन अ सीक्रेट टू कट समवन हायर सम अदर, मतलब कि आपने चुपचाप वक्फ कर दी, परिवार को नहीं बताया, ये भी गैर कानूनी है इस्लामिक लॉ के हिसाब से। सम स्टेट्स रेगुलेटेड और एबॉलिश फैमिली वक्फ टू अवॉइड इनहेरिटेंस मैनिपुलेशन। आप इस तरह का भी मैनिपुलेशन प्रॉपर्टी के साथ, जिनका राइटफुल हक है, उनको दिए बगैर आप नहीं करेंगे। तो अब सवाल क्या है, मलेशिया ने क्या किया जिसको लेके हमारे यहाँ विवाद हो रहा है? In Malaysia, Islamic councils oversee Waqf and there have been a new Waqf project where female hire are automatically included. महिलाओं को वक्फ बोर्ड में क्यों रखा जा रहा है? बाकी इस्लामिक देश भी कर रहे हैं, तो क्यों एतराज है? The government promote Waqf as a complement to inheritance, not a replacement. It is a complement to inheritance. Inheritance में आपको प्रॉपर्टी मिली, आपका मान लीजिए उससे गुजारा नहीं हो रहा है, तो जो वक्फ प्रॉपर्टी से इनकम है वो भी उस परिवार को मिल सकती है ताकि उस परिवार का गुजारा हो। ये कॉम्प्लीमेंट है, रिप्लेसमेंट नहीं है। डिजिटल वक्फ प्लेटफॉर्म्स आर इमर्जिंग वेयर फैमिलीज कैन सेट अप वक्फ विद ट्रांसपेरेंसी एंड इक्विटी। हमारे यहाँ डिजिटाइजेशन को लेकर बड़ा हंगामा है जी, क्यों कर रहे हो? उन्होंने भी साफ कह दिया, ट्रांसपेरेंसी एंड इक्विटी, सबको पता होना चाहिए किसकी क्या है। हमारे यहाँ क्यों घबराहट है? इसीलिए जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उन्होंने क्या रास्ता निकाला है झगड़ों को निपटाने के लिए? व्हाट द इस्लामिक स्कॉलर्स इस्लामिक कंट्री सेज, रजिस्टर द वक्फ ऑफिशियली इफ लोकल लॉज रिक्वायर। भारत सरकार का कानून बोलता है, हम कहते हैं हम रजिस्टर कैसे कराएं? ये भी अपने आप में गैर इस्लामिक आर्ग्यूमेंट है। कम्युनिकेट योर प्लान विद योर फैमिली टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग्स। अगर आपको वक्फ करना है, परिवार का कंसेंट लीजिए ताकि बाद में झगड़े ना हो। इनहेरिटेंस को लेके झगड़े होंगे तो बेहतर है कि आप परिवार में चर्चा करें, जैसे वसीयत को लेकर चर्चा होती है। कंसीडर क्रिएटिंग ए वक्फ डीड और वसीहा डॉक्यूमेंट विद क्लैरिटी। क्लियर लिख दीजिए क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन क्या कैसे करेगा, नहीं तो झगड़े होंगे। इसलिए दोस्तों, ये पूरा डिस्कशन करने का पर्पज़ ये था कि हम लोग वक्फ प्रॉपर्टी, वक्फ बोर्ड, वक्फ काउंसिल को लेकर तो बहस कर रहे हैं, लेकिन क्या ये हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए वक्फ लॉ लाया गया है, वो वक्फ प्रॉपर्टी भी क्या इस्लामिक कानून के हिसाब से वाजिब है या गैर कानूनी है? उसकी चर्चा कौन करेगा? तो गैर कानूनी प्रॉपर्टीज़ को आप वक्फ कानून से मैनेज करोगे, क्या ये लॉजिकल है? मतलब गैर कानूनी एसेट्स, गैर कानूनी ज़मीनें जिन पे कब्जा करके उसको वक्फ डिक्लेयर कर दिया गया, उसके लिए आप कानून बना के उस गैर कानूनी प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए आप एक कानून लेके आ रहे हो। इससे बड़ा मजाक क्या है? तो इसीलिए ये पूरा असेसमेंट करने का दोस्तों पर्पज़ यही था कि जब हम समाज में चर्चा कर रहे हैं तो ये भी तो देखें कि जिस इस्लामिक कानून की दुहाई दे रहे हैं लोग, वो कानून बोलता क्या है। मुझे लगता है कि अगर ये फंडामेंटल इश्यूज जो शरिया में और इस्लामिक या मुस्लिम इनहेरिटेंस लॉ में बताई गई हैं, अगर इसको भी फैक्टर इन क्लियरली लॉ में कर दिया जाए डेफिनेशन के साथ, तो मुझे लगता है आधे झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये इस तरह का डिस्कशन ज़रूरी था कोर्ट में या नहीं था, या पार्लियामेंट में? सवाल इस बात का है कि हम मुद्दों की गहराई में क्यों नहीं जाना चाहते, सिर्फ हेडलाइंस तक क्यों रह जाते हैं? आपके जो भी विचार हों कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।